हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन ग्रो मोर क्लासेस। देखो, इससे पहले हमारी लगभग 3 क्लासेस हुई हैं और जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था भारत में यूरोपियंस कंपनी का आगमन। तो इस क्रम में हमने देखा था लगभग 5 कंपनी भारत में एंटर हुई थी व्यापार को फोकस करते हुए, जिसमें पहली आपकी पुर्तगाली, सेकंड डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। तो हमने आपका डेनिश तक तो अभी तक कंप्लीट कर लिया है। जो भी उनके बारे में मेन चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने अपने इनसे पहले वाले लेक्चर्स में देख लिए। अब जो आज की क्लास रहेगी वो हम मेनली फ्रांसीसी कंपनी को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। फ्रांसीसी कंपनी, देखो सबसे मेन रहेगा कब इनकी स्थापना हुई, भारत से कब गए, भारत में मेन या इम्पोर्टेंट इनके क्या कार्य रहे और भारत के राज्य या भारत में इनके जो मेन फैक्ट्रीज थी, इनके व्यापारिक केंद्र थे, इनकी जो बस्तियां थी, उन सारी चीज़ों पे हमें इस लेक्चर में चर्चा करनी है। क्लियर है? तो देखो सबसे मेन तो रहेगा इनकी स्थापना कब हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इनकी जो स्थापना होती है वो 1664 में होती है। ठीक है ना। अब इनकी स्थापना में 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। फर्स्ट तो आपके फ्रांस के जो राजा रहते हैं, राजा लुई 14वां। ठीक है। इसके अलावा लुई 14वां के जो वित्त मंत्री रहते हैं कोलबर्ट। तो आपका राजा लुई 14वां और कोलबर्ट के संयुक्त प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई थी? 1664 में। ठीक है ना। संयुक्त प्रयासों से स्थापित। देखो चूंकि इसमें जो इनकी स्थापना के पीछे राजा लुई 14वां और इनके वित्त मंत्री कोलबर्ट का योगदान रहा है, तो इस कारण हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह पूर्णतः किस पर निर्भर थी? राजा पर, यानी कि पूर्णतः गवर्नमेंट पर निर्भर कंपनी थी। इससे पहले हमने देखा था जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी थी, बिकॉज जो उसका संचालन होता था 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होता था। परंतु हम उसकी तुलना में देखें फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः गवर्नमेंट पर आधारित कंपनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी स्थापना देख ली। स्थापना में किन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ रहा है वो चीज़ देख लिया। क्लियर है? अब देखो इनका भारत में आगमन होगा। कंपनी की स्थापना तो हो गई है, परंतु ये भारत में लगभग 4 साल बाद अपनी स्थापना के भारत में प्रवेश करते हैं। इनका जो आगमन का जो ईयर है 1668, और किसके नेतृत्व में आते हैं ये भारत में? फ्रैंको केरो के नेतृत्व में भारत आगमन हुआ है इनका। तो फ्रांसीसी कंपनी सर्वप्रथम भारत में 1668 में फ्रैंक केरो के नेतृत्व में भारत आते हैं और भारत में इनकी जो प्रथम फैक्ट्री रहती है, भारत में प्रथम फैक्ट्री वो स्थापित की जाती है सूरत में। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसीसियों द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री या कारखाना कहाँ पर था? तो इनके द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। इसके बाद मासूलीपट्टनम इनकी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री थी। ठीक है। तो इनकी जो द्वितीय फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। सूरत में की गई थी स्थापना 1668 में और मसूलीपट्टनम में 1669 में। क्लियर है? तो यहाँ पे इनकी प्रारंभिक फैक्ट्री की बात हो गई। इसके अलावा हमने आपको बताया था बंगाल में सभी व्यापारिक कंपनियां या सभी यूरोप से आने वाली कंपनियों के अपने अपने कुछ क्षेत्र रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल में जो इनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी वो थी चंद्रनगर। इसके अलावा मद्रास में पांडिचेरी इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा था। और जो पांडुचेरी के जो संस्थापक बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं
फ्रांसिस मार्टिन। तो यहाँ पर हमने 4 प्लेस देखे हैं जहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियों की चहल पहल रही है। फर्स्ट तो आपका पहली व्यापारी कोठी इनकी सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम, तीसरा आपका बंगाल में जो इनकी महत्वपूर्ण बस्ती रही है वो है चंद्रनगर, और मद्रास में जो पांडिचेरी है इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। इस कारण जो पांडुचेरी के जो संस्थापक हैं वो है आपके फ्रांसिस मार्टिन। देखो हमने 3 शहरों की बात करी है अपने यूरोपियन कंपनीज इस टॉपिक में। फर्स्ट तो था आपका बम्बई, दूसरा था आपका कलकत्ता, और यहाँ पर हमने अभी एक नई जानकारी ली है पांडिचेरी। तो एग्ज़ाम में इन तीनों के संस्थापक पूछे जाते हैं कि बम्बई का संस्थापक कौन है बताइए, कलकत्ता का कौन है बताइए। तो बम्बई के जो संस्थापक हैं आपके अंगियार, और कलकत्ता के जो संस्थापक हैं आपके जोब, चोरनाक, और इसी क्रम में पांडिचेरी के संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन। ये हमें भूलना नहीं है, ठीक है। ये उस टाइम के 3 बड़े केंद्र थे, किनके? यूरोपियन कंपनीज के, जिस कारण इनके जो भी संस्थापक रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा था जो अंग्रेज़ों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो महत्वपूर्ण किले स्थापित किए थे, जैसे कि आपका सेंट विलियम किला, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और इसके अलावा हम देखेंगे अब फ्रांसीसियों का जो महत्वपूर्ण किला था, फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण किला, इसको बोला जाता है सेंट थोमे। ये भी कहाँ पर स्थापित था? मद्रास, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 किले देखे हैं हमने, उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया था। इसके अलावा जो फ्रांसीसियों का जो इम्पोर्टेंट किला होता है, जो इनका व्यापारिक केंद्र होता है, जहाँ से इनकी सारी गतिविधियाँ संचालित की जाती है, वो है आपका सेंट थोमे का किला। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तो इनके विस्तार की बात होगी कि फ्रांसीसी कहाँ पर स्थापित थे? भारत में। और जो भारत आने वाला जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंक केरो। फ्रैंक केरो ने क्या किया? सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद जो हमारे लिए जो दूसरा गवर्नर इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रांसीसियों का, वो है डुप्ले। डुप्ले की जो भारत में एंट्री होती है 1742, और ये आपका 1754 तक भारत में रहता है। देखो डुप्ले के आने से पहले तक जो फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य रहे हैं वो रहे हैं व्यापारिक, परंतु जब डुप्ले भारत आता है 1742 में, तो फ्रांसीसी कंपनी का जो उद्देश्य रहता है, कंपनी का उद्देश्य वो व्यापार से हटकर साम्राज्यवाद की ओर मोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। बिकॉज जो डुप्ले भारत आया था ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था, और भारतीय राजाओं की जो कमजोरियां थी उस टाइम पर उनसे भी वाकिफ़ था। बिकॉज उस टाइम पे होता क्या था, मेनली जो हमारे देसी रियासतें होती थी या देसी राज्य होते थे आपस में लड़ते रहते थे, कोई एकीकृत भावना थी नहीं उनमें, ना ही किसी राष्ट्रीय चेतना से वो जागृत थे। कुछ एक राज्यों की बात छोड़ दी जाए तो अधिकतर राज्यों के साथ यही था, वो अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते रहते थे। तो डुप्ले जब भारत आया तो उसने भारतीयों की इस कमजोरी को पकड़ लिया था, और उसका जो मेन फोकस था भारत आने का वो था साम्राज्यवाद, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो इसने अपने साम्राज्यवाद को विस्तार के लिए कुछ इसने कार्य किए, जैसे कि देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। इसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। इसके अलावा इसने सहायक संधि का प्रारंभ किया। देखो हम सभी जानते हैं कि जो सहायक संधि के
प्रयोगकर्ता थे वो वेलेस्ली है, ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। बट जो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया है। वेलेस्ली ने ओनली इसका विस्तार किया है, बिकॉज जो डुप्ले थे ज़्यादा टाइम तक भारत में नहीं रहे और ये लगभग 2 कर्नाटक युद्ध में संलिप्त रहे, और जो इनकी सहायक संधि थी इसका यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाए। परंतु इसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं वेलेस्ली भारत आते हैं, तो वो डुप्ले द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो प्रारंभकर्ता डुप्ले हैं, परंतु इसका सर्वाधिक यूज़ वेलेस्ली ने किया है। तो ये चीज़ें डाउट रही होगी इस चीज़ में, तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो डुप्ले ने जब ये कार्य करने प्रारंभ करे, देसी राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इसके अलावा सहायक संधि का प्रयोग, अब यहाँ पर भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धी जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अब दोनों का उद्देश्य ही व्यापार था। अब फ्रांसीसियों ने जब भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, सहायक संधि का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो उसके प्रति उत्तर में अंग्रेजों ने किसका विरोध किया? फ्रांसीसियों का विरोध किया। और इसी मनमुटाव के कारण भारत में आगे चलकर 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तीन कर्नाटक युद्ध का मेन रीजन क्या था? डुप्ले द्वारा भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना और उसके प्रति उत्तर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामने आना। तो जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं हमारे, इसमें आपका फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय देशी राज्य शामिल थे। अब इन 3 कर्नाटक युद्ध का इम्पोर्टेंस क्या है, कब लड़े गए, इनका कारण क्या था और कौन किस पे हावी रहा, वो सब हम चीज़ें देखते हैं आगे। देखो 3 कर्नाटक युद्ध आपका जो भारत में हुए हैं, इसको हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हम लिख लेंगे युद्ध, कारण, समाप्ति और इनका परिणाम क्या रहा, ठीक है। जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो आपका, देखो सबसे मेन चीज़ रहेगी फर्स्ट युद्ध को लेकर, ये चीज़ हमें समझनी होगी। ये यूरोप है, जिस तरह अभी विश्व में रसिया और अमेरिका आमने सामने रहते हैं, हर मुद्दे पर एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, उसी तरह तत्कालीन समय में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों की स्थिति थी। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। और जैसे ही यूरोप में इन दोनों के मध्य किसी भी चीज़ को लेकर युद्ध होता था, तो भारत या विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी युद्ध प्रारंभ कर देते थे, जहाँ पर ये दोनों देशों के लोग आमने सामने रहते थे। इंडिया में भी आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने थे। सपोज करो अगर ये यूरोप में लड़ना प्रारंभ करेंगे, तो इसके कारण ये भारत में भी लड़ना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि आपका टॉम एंड जेरी होते हैं, हर टाइम लड़ते रहते हैं, तो उसी तरह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की स्थिति थी। अब यूरोप में इनके मध्य अगर कोई भी मनमुटाव हुआ, वो मनमुटाव भारत में भी इनके मध्य रहता था। तो तभी आपका यूरोप में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो रखा था। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध किसके किसके मध्य हो रहा था? ये हो रहा था अंग्रेजों प्लस फ्रांसीसियों के मध्य। तो इस युद्ध का जो मेन कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। फ्रांसीसी बोलेंगे कि हम अपनी पसंद का राजा यहाँ पर बैठाएंगे, अंग्रेज बोलेंगे हम अपनी पसंद का राजा यहाँ पर बैठाएंगे। तो इस कारण इन दोनों कंपनियों के मध्य या देशों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध, ठीक है। इसकी जो समाप्ति होती है ये होती है एक्स ला सापेल की संधि। क्लियर है?
अब वो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड रहा है वो 46 से 48, 1746 से 48। क्लियर है। इसका जो परिणाम रहता है, इसमें आपका फ्रांसीसी विजयी होते हैं और मेनली जो ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी प्लस कर्नाटक राज्य के मध्य लड़ा गया था। आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था। देखो, यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध था वो प्रारंभ हुआ। अब भारत में क्या हो रहा था, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए। तो इसी दौरान आपके जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य अंग्रेजों का एक तरह से बोल सकते हैं सहयोगी राज्य था। फ्रांसीसियों ने मौका पाते ही कर्नाटक पर युद्ध किया और फ्रांसीसियों ने इसमें विजय हासिल की। तो जो मेनली आपका जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था ये फ्रांस और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था और इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है एक्सला-शापेल की संधि के माध्यम से, जो आपका हुआ था यूरोप में 1748 में। एक्सला-शापेल की संधि के माध्यम से जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध था, इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। और जैसे ही एक्सला-शापेल की संधि यूरोप में होती है, भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसी लड़ना बंद कर देते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट युद्ध हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड युद्ध का जो मेन रीज़न था वो क्या था। तो यहाँ पर है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसमें आंग्ल नहीं लिखते हैं हम, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1749 से 1754 तक ये युद्ध लड़ा गया। इसका जो मेन कारण था युद्ध का, इसमें था आपका हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर। इसके अलावा कर्नाटक में क्या रहता है, कर्नाटक में भी सेम मुद्दा रहता है, गद्दी को लेकर दो लोगों में युद्ध प्रारंभ हुआ रहता है। कर्नाटक में रहते हैं आपके अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ रहते हैं चंदा साहब। तो इस तरह हैदराबाद और कर्नाटक की जो स्थिति रहती है वो सेम रहती है। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के मध्य युद्ध हुआ रहता है और कर्नाटक में अनवरुद्दीन प्लस चंदा साहब के मध्य युद्ध प्रारंभ रहता है। और युद्ध किस कारण से हो रहा है, उत्तराधिकार को लेकर कि कौन राजा बनेगा। तो इसी दौरान फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग आमने सामने आ जाते हैं। अंग्रेज बोलते हैं कि हम हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की हेल्प करेंगे और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की, ठीक है। और इसी तरह फ्रांसीसी बोलते हैं हम हैदराबाद में नासिर जंग की हेल्प करेंगे और कर्नाटक में चंदा साहब की। तो इस कारण यह युद्ध किसके मध्य भी हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हुई और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी पांडिचेरी की संधि के माध्यम से, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो मेन रीज़न था वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति दोनों सेम थी, दोनों प्लेस पर दो लोग लड़ रहे थे, किस लिए, गद्दी के लिए। तभी आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने आते हैं वो, और दोनों राज्यों में अपने अपने उत्तराधिकारी से बात करते हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इस युद्ध का जो परिणाम रहता है उसमें अंग्रेजों की जो स्थिति रहती है वो बेटर होती है, किसकी तुलना में, फ्रांसीसियों की। और आपका ये युद्ध जो समाप्त होता है ये होता है पांडिचेरी की संधि के माध्यम से, जो 1755 में हुई है। 1755। देखो, जो एग्ज़ाम में मेन क्वेश्चन आता है वो ओनली इनके युद्ध का कारण क्या है, युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, ठीक है, और युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो युद्ध में वैसे अगर हम इसको पढ़ने चलें तो बहुत लंबा रहता है ये 3 युद्ध, बट हम इसको एक चार्ट के माध्यम से शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध।
इसका जो मेन रीज़न था, यूरोप में प्रारंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध। इस समय क्या था, यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गए थे और इसी के कारण भारत में अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी आमने सामने आ गए और इनके मध्य युद्ध हुआ और युद्ध की जो समाप्ति हुई पेरिस की संधि के माध्यम से। और इसमें विजय किसकी रही, अंग्रेजों की। तो इस प्रकार हमारे तीनों कर्नाटक युद्ध कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। थर्ड कर्नाटक युद्ध का जो मेन रीजन था, यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होते हैं तो यूरोप में जैसे ही लड़ना स्टार्ट करते हैं, भारत में भी ये लड़ना प्रारंभ कर देंगे और इसमें फाइनली विजय किसकी होगी, अंग्रेजों की। और युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो हुई है पेरिस की संधि के माध्यम से और ये संधि हुई है आपकी 1782 में। सॉरी 82 नहीं है, ये है 1763। तो फाइनली यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध समाप्त हुए। इसके बाद जो मेन युद्ध रहता है भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, वो रहता है वड़ीवास का युद्ध। वड़ीवास का युद्ध ये लड़ा गया था 1760 में। किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सेना का वो थे आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन लाली। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को भारत में बुरी तरह हराया गया था और इनको अप्रभावहीन कर दिया गया था, यानी कि इनको पंगु बना दिया गया था। इसके बाद से हम देखेंगे फ्रांसीसी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी कुछ ही चर्चा हम आगे के इतिहास में देखने को मिलती है। इसमें आगे हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों ने आपका जो आगे मैसूर के नवाब बनते हैं या शासक बनते हैं, हैदर, टीपू, इनको थोड़ी बहुत सहायता करी थी। और इसके बाद कुछ इनका जो मेन रोल रहता है रणजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षित करने में रहता है। वड़ीवास के युद्ध में हुआ क्या था, मेनली अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध हुआ और फाइनली जो फ्रांसीसी थे बुरी तरह इसमें हारे और कहीं ना कहीं उनकी जो भारत में जो प्रभाव था वो अप्रभावहीन हो गया, पंगु बन गए एक तरह से। तो फिर आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज़ टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे मिलते हैं हम अपने 5वें लेक्चर में। तो यहाँ तक जिसने भी नोट्स नहीं बनाए होंगे, मैं टेलीग्राम का चैनल मैंने आप लोगों को बता ही रखा था, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ग्रो मोर क्लासेस आप लोग जैसी ही टेलीग्राम पर सर्च करोगे ये चैनल आ जाएगा। इसमें जो भी क्लास की जो PDF रहती है मैं इसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।